नमस्कार साथियों। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज की अगली कक्षा जो आपकी है, वो है व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, ठीक है? पिछली कक्षा में आपको मैंने व्यक्तित्व की संकल्पना, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको पढ़ाया था और ये कक्षा आपकी होगी व्यक्तित्व मापन की विधियों से संबंधित। तो एक शिक्षक के तौर पर या तो एक विद्यार्थी के तौर पर हमें व्यक्तित्व मापन जानने की आवश्यकता क्या है? चूँकि हम एक शिक्षा का एग्ज़ाम दे रहे हैं, शिक्षक बनने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसीलिए आज के समय में हमें मनोवैज्ञानिक विधियों का ज्ञान एकदम आवश्यक है। तभी हम बच्चे को उसकी रुचि, क्षमता और उपलब्धि के अनुसार शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, क्या आपने ये शब्द कभी सुना है? अगर सुना है ठीक है, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। मैं आपको बताता हूँ, जब हम किसी शब्द के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले हम उसके प्राचीन काल पे जाते हैं कि वो विधि आई कहाँ से, उसके ओरिजिन पे जाते हैं, कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो हम अपने प्राचीन काल में, अपने समय में जब जाएँगे, अपने पूर्व के काल में जाएँगे, तो एक विधि बहुत प्रचलित है, जो आज भी प्रचलित है, वो है हस्तरेखा विधि, जिसका प्रयोग एस्ट्रोलॉजर बहुत ज़्यादा करते हैं। ज्योतिष विद्या वाले वो बहुत प्रयोग करते हैं। दरअसल हमें, भले ही हम उस विधि को किसी धार्मिक नज़रिए से देखें कि यह विधि हस्तरेखा विधि है या तो ज्योतिष विद्या का ज्ञान है, लेकिन अगर हम इसे एक मनोवैज्ञानिक तरीके से देखें तो हम इसे कह सकते हैं कि वह एक व्यक्तित्व मापन की विधि है। तब के समय में प्रचलित थी, आज भी प्रचलित है। बहुत सारे लोग आज भी उस पर यकीन करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं या उसे प्रयोग में लाते हैं। ठीक है? तो हम जो पढ़ रहे हैं, हम मनोवैज्ञानिक विधियों को पढ़ रहे हैं। मनोविज्ञान की व्यक्तित्व मापन के लिए 2 विधियाँ बनी हैं। पहली विधि है आपकी अप्रेक्षण विधि, दूसरी है प्रेक्षण विधि। प्रोजेक्टिव मेथड और नॉन प्रोजेक्टिव मेथड, ठीक है? ऐसी विधियाँ हैं। जो प्रोजेक्टिव मेथड है, इसका प्रयोग सामान्यतः मनोवैज्ञानिक करते हैं। मनोवैज्ञानिक के द्वारा इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। और जो अप्रेक्षण विधियाँ हैं, नॉन प्रोजेक्टिव है, इसका प्रयोग हम सामान्य दिनचर्या में भी करते हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है? अभी जैसे मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इन दोनों विधियों के प्रकार। ठीक है? तो चलिए इसको देखते हैं कि ये विधियाँ क्या हैं। तो मैंने अभी-अभी आपको बताया कि प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव जो विधियाँ हैं, ये एक दूसरे से इसी प्रकार से अंतर में हैं, जैसे कि एक विधि सामान्य तौर पर मतलब व्यावहारिक जीवन में उपयोग की जाती है और दूसरी विधि जो है, वो व्यावहारिक उपयोग ना होकर वो मनोवैज्ञानिक रूप से प्रयोग की जाती है। तो हम पहली विधि को देखते हैं, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड, अप्रेक्षण विधियाँ, ठीक है? इसके अंतर्गत 3 विधियाँ आती हैं। पहली है आत्मनिष्ठ विधि, सब्जेक्टिव मेथड, दूसरी है वस्तुनिष्ठ विधि, ऑब्जेक्टिव मेथड और तीसरी विधि है मनोविश्लेषणात्मक विधि, साइको एनालिसिस मेथड, ठीक है? ये 3 विधियाँ उसके अंतर्गत आती हैं। इन विधियों के कुछ कुछ और विधियाँ आती हैं, जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपकी परीक्षाओं में सीधे-सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है? बहुत बार इससे प्रश्न आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन-कौन सी विधियाँ हैं, जिन्हें आपको जानने चाहिए। इसमें सबसे पहली विधि है आत्मनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि, जब हम इसको देखेंगे, तो इसमें 5 विधियाँ आती हैं। पहली विधि है आत्मकथा विधि, ऑटोबायोग्राफी। क्या होती है ऑटोबायोग्राफी? जब कोई व्यक्ति, जब कोई पर्सन अपने खुद के बारे में, अपने निजी जीवन के बारे में किसी पुस्तक में या किसी नोट पर लिखता है या उसे एक लिखित रूप से संग्रहित करता है, तो वह विधि जो होती है वो ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा होती है, स्वयं के बारे में, अपनी कथा। इसका एक प्रमुख एग्जाम्पल है गांधी जी की प्रमुख पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ठीक है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये जो पुस्तक है गांधी जी की, यह एक आत्मकथा है, ठीक है? दूसरी विधि है प्रश्नावली विधि। तो प्रश्नावली विधि क्या होती है? प्रश्नावली विधि, प्रश्नों को पूछकर, आपने सुकरात का नाम सुना होगा, ठीक है? प्रश्नावली विधि के जन्मदाता हैं। इसमें प्रश्नों को पूछकर उसके व्यक्तित्व को जाना जाता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को जाना जाता है। तो कितने प्रश्न होते हैं, मतलब किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? तो हम यहाँ पे कहेंगे कि प्रश्नावली विधि में 4 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। पहला है बंद प्रश्नावली, दूसरा है खुली, तीसरा है सचित्र और चौथा है मिश्रित। बंद प्रश्नावली क्या होती है?
मतलब जिसका उत्तर एक शब्द में हो। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, राम के पिता का नाम क्या है? श्री राम के पिता का नाम दशरथ है। तो ये हो गया आपकी बंद प्रश्नावली का उदाहरण। दूसरा है खुली प्रश्नावली, जब हम निबंध लिखते हैं कि राम ने रावण को मारकर धर्म की स्थापना की, इसकी व्याख्या कीजिए या तो इसका विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो ये खुली प्रश्नावली का प्रश्न हुआ निबंध के तौर पर। और तीसरा है सचित्र, मतलब कुछ ऐसे भी एग्जाम होते हैं जहाँ पे सिर्फ पिक्चर दिए जाते हैं और वहाँ से आपको आंसर देने होते हैं। जैसे आधुनिक समय में जब आप कोई भी वनडे एग्जाम देंगे तो रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, तो रीजनिंग क्वेश्चन दो तरह के पूछे जाते हैं, एक वर्बल होता है, एक पिक्टोरियल होता है। वर्बल रीजनिंग में आपको क्वेश्चन होते हैं, पिक्टोरियल में आपके पिक्चर्स पूछे जाते हैं, अरेंज करना, उसको लगाना, सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगली विधि है मिश्रित विधि। क्या होती है मिश्रित विधि? इसमें चित्र भी होते हैं, खुले प्रकार के भी क्वेश्चन होते हैं, बंद प्रकार के भी क्वेश्चन होते हैं, सारे मिक्स होते हैं। ठीक है, फिर अगली विधि है व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास, यह विधि अपराधी बालकों के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। अब अपराधी बालक क्या होते हैं? अपराधी बालक का मतलब ये नहीं कि कोई हत्यारा या कोई ऐसा इंसान जो समाज से निष्कासित हो, नहीं। अपराधी बालक का मतलब यह होता है कि वह कक्षा में नहीं आता है, वह ऐसे काम करता है जो उसे एक विद्यार्थी के तौर पर नहीं करने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपराधी बालक के गुण होते हैं। अगर कोई कक्षा में अपराधी बालक है तो उसका उपचार करने के लिए, शैक्षिक उपचार करने के लिए आपको इस विधि का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। व्यक्ति इतिहास, आपको उसके इतिहास के बारे में जानना होगा कि वह ऐसा क्यों करता है, क्योंकि किसी बालक के अगर कोई बालक है, कोई अच्छा या बुरा काम कर रहा है तो उसके पीछे कारण होते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। अगर वो बुरा काम कर रहा है उसके पीछे भी कारण होते हैं। हो सकता है उसकी पृष्ठभूमि ऐसी हो, उसके माता पिता से उसका संबंध देखा जाता है, उसके समाज से उसका संबंध देखा जाता है, और वो किस जगह रहता है, इससे इन चीज़ों का पता लगाया जाता है। अगली विधि है परिसूचियाँ, इन्वेंट्री। इसमें भी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको हाँ नहीं में जवाब देना होता है। ठीक है। अच्छा, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इस विधि का सबसे पहले प्रयोग वुडवर्थ ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया था। उस समय वर्ल्ड वॉर के समय में जब सैनिक युद्ध पर जाते थे तो आज की तरह, आधुनिक समय की तरह लोकतंत्र था नहीं, लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। तो राजतंत्र में युद्ध में यूं ही ऐसे ही ढकेल दिया जाता था, सैनिक चाहे चाहे ना चाहे उसे लड़ना ही पड़ता था। तो इस प्रकार से सैनिक मानसिक रोगी हो जाते थे। उनका इलाज करने के लिए इस विधि का प्रयोग वुडवर्थ ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया। ठीक है, अगली विधि है साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार देखा होगा, बहुत बार फेस भी किया होगा, बहुत सारे लोगों ने फेस किया होगा साक्षात्कार, इंटरव्यू। ठीक है, उसमें कुछ पैनलिस्ट होते हैं, 4-5 लोग, 10 लोग, जितने भी लोग होंगे सारे लोग होते हैं। वो लोग आपसे प्रश्न पूछते हैं, उन प्रश्नों का आपको जवाब देना होता है। साक्षात्कार दो प्रकार के होता है, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक। औपचारिक क्या होता है? तो उसमें प्रश्नों की संख्या निश्चित होती है, सब पहले से तय होता है। और अनौपचारिक साक्षात्कार, जिसमें प्रश्नों की संख्या निश्चित नहीं रहती है और ये पहले से तय नहीं रह सकता है, इसमें रैंडम कुछ भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो अगली विधि है वस्तुनिष्ठ विधियाँ। ठीक है, वस्तुनिष्ठ विधियाँ, ऑब्जेक्टिव मेथड। ये विधियाँ क्या होती हैं? इसमें वस्तुनिष्ठ में सबसे पहली विधि है निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, इस विधि का नाम आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है कि एक शिक्षक या कोई भी शिक्षक बालक को विभिन्न परिस्थितियों में ऑब्जर्व करता है, लगातार उसे उसका निरीक्षण करेगा, देखेगा, और उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व के संबंध में वो निष्कर्ष निकालता है। इसका मतलब हुआ कि शिक्षक एक नियंत्रित परिस्थिति में, नियंत्रित वातावरण में बालक को देखता है और देखकर उसके व्यक्तित्व के विषय में अनुमान लगाता है। ठीक है, तो यह विधि हुई निरीक्षण विधि। दूसरी विधि है समाज नीति विधि। ठीक है, ये वस्तुनिष्ठ विधियों की बात कर रहा हूं मैं। समाज नीति विधि देखिए, जैसे कि नाम से ही लिखा है, समाज नीति, सोशियोमेट्रिक, सोशियोग्राम मेथड। ठीक है, इस विधि का जो इसके फादर थे, फाउंडर थे, उनका नाम था जेकोब मोरेन, जेकाव मोरेन। ठीक है, जेकाव मोरेन ने दिया था। इस विधि का काम क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका प्रयोग अध्यापक बालक के
विभिन्न सामाजिक गुणों को मापने के लिए करता है। उसके जो भी सामाजिक गुण हैं, सामाजिक गुण क्या होते हैं? सामाजिक गुण ये होते हैं कि वह समाज में समाज के नियमों के अनुरूप चल रहा है कि नहीं चल रहा है, समाज के नियमों के अनुरूप वो अपना जीवन जी रहा है कि नहीं जी रहा है। ये सारे गुण जो हैं उसको मापने के लिए एक शिक्षक बालक के ऊपर इसका प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये सामाजिक गुणों के मापन की सर्वोत्तम विधि है, ऐसा आप समझ सकते हैं। अगली विधि है निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल। ठीक है, आपने रेटिंग स्केल का अगर नाम सुना है तो ठीक है, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। उसमें क्या होता है कि प्रश्न होते हैं, वो प्रश्नों के उत्तर में प्रश्न होता है, आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या आप प्रतिदिन विद्यालय आना चाहते हैं? मान लीजिए मैं शिक्षक हूँ, एक बालक का निर्धारण मापनी विधि से, रेटिंग स्केल से व्यक्तित्व का परीक्षण कर रहा हूँ। तो उससे मैं प्रश्न पूछूंगा कि क्या आप प्रतिदिन विद्यालय आना चाहेंगे, प्रतिदिन विद्यालय आएंगे? तो वो बालक कहेगा हाँ, नहीं। तो उसमें प्रश्न होते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल है लिकर्ट की। उसमें 5 तरह के ऑप्शन होते हैं। पहला, आपको सहमत होगा, दूसरा होगा असहमत, तीसरा होगा न्यूट्रल, चौथा होगा पूर्णतः सहमत, पांचवा होगा पूर्णतः सहमत। इस तरह के ऑप्शन होते हैं, उसी में से किसी में वो टिक करता है। ठीक है, तो ये निर्धारण मापनी है। अगला है निष्पादन परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, इस विधि का प्रयोग सबसे पहले हार्टशॉन और मे ने किया था। ठीक है, इसका प्रयोग इन लोगों ने किया था क्या मापने के लिए? ईमानदारी मापने के लिए, कि एक व्यक्ति कितना ईमानदार है किसके प्रति? अपने कार्य के प्रति। तो यह व्यवहार परीक्षण की सर्वोत्तम विधि है। आपको अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार का परीक्षण करना है तो आप परफॉर्मेंस टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगली विधि है परिस्थिति परीक्षण। ठीक है, परिस्थिति परीक्षण, सिचुएशनल टेस्ट। यह विधि निष्पादन विधि, मतलब जो अभी पूर्व में विधि मैंने आपको पढ़ाई, परफॉर्मेंस टेस्ट, ईमानदारी मापने वाला, उसी के तहत उसी प्रकार का एक विधि है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसमें कृत्रिम परिस्थिति में बालक के व्यक्तित्व का उसका परीक्षण किया जाता है। एक कृत्रिम परिस्थिति बना दी जाती है और उसको पता नहीं चलना चाहिए, बालक को पता नहीं चलना चाहिए, उसको पता नहीं चलता है। लेकिन निष्पादन वाले में बालक को पता चल जाता है, बस इतना अंतर होता है। निष्पादन परीक्षण में परिस्थिति व्यवहारिक होती है, कृत्रिम नहीं होती है। और लेकिन परिस्थिति परीक्षण जब आप करेंगे तो इसमें जो परिस्थिति होती है, बालक का जहाँ परीक्षण होना है, वह परिस्थिति कृत्रिम होती है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई वस्तुनिष्ठ। अगली विधि है मनोविश्लेषणात्मक विधियां, साइको एनालिटिक मेथड। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 विधियां आती हैं। पहली है मुक्त सहचर्य विधि, फ्री एसोसिएशन टेस्ट। दूसरी है स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहली विधि है मुक्त साहचर्य विधि, इसके बारे में देखते हैं। ये जो विधि है, इसके प्रवर्तन जो थे वो फ्रायड थे, सिगमंड फ्रायड। ठीक है, आपने आपकी पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं सिगमंड फ्रायड को पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है, इस विधि का प्रयोग सामान्यतः जो मानसिक रोगी होते हैं उनको ठीक करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो मनोचिकित्सक होते हैं उसमें व्यक्ति को सम्मोहित कर लेते हैं और उन्हें अनकॉन्शियस स्टेट, अर्ध चेतन अवस्था में ले जाकर प्रश्न पूछते हैं। और इससे क्या होता है कि वो अपने अंदर जो भी छुपी चीजें होती हैं वो उसे बता देता है। उससे आप उसका इलाज कर सकते हैं। ठीक है, अगली विधि है स्वप्न विश्लेषण विधि, ड्रीम एनालिसिस मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें अगर किसी बालक का आपको व्यक्तित्व परीक्षण करना है तो उससे पूछा जाता है कि आज आपने स्वप्न क्या देखा। ऐसा नहीं है कि उसने वो ये कहेगा कि आज मैंने स्वप्न देखा ही नहीं। आज नहीं देखा तो कल देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर। स्वप्न तो प्रतिदिन देखते हैं, तो वो स्वप्न देखेगा, वो बताएगा, उसके बारे में विश्लेषण करेगा। जो भी वो बताएगा उसके आधार पर मनोचिकित्सक उसका विश्लेषण करता है। विश्लेषण करके एक समुचित एक समुचित निष्कर्ष पर पहुंचता है और उसके व्यक्तित्व के बारे में अनुमान लगाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो विधि है, प्रमुख विधि, वो है प्रक्षेपण। ठीक है, प्रक्षेपण विधियां, प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्टिव मेथड मैंने आपको बताया था, इसमें कई प्रकार की विधियां आती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, कहानी या वाक्य पूर्ति परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण, खेल नाटक विधि। ये सारी विधियां आती हैं। इसके अंतर और भी विधियां आती हैं जिसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहली जो विधि है रोरसा
स्याही धब्बा परीक्षण। ये क्या होता है? जैसा कि नाम से आपको लग रहा है कि ये रोरसा किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, स्याही और जिसकी इंक की बात हो रही है धब्बा, ठीक है, स्पॉट और परीक्षण टेस्ट, ठीक है, रोरसा इंक ब्लॉक टेस्ट। इसका जो प्रवर्तन है, इसका प्रवर्तन किया था स्विट्जरलैंड के एक मनोचिकित्सक जिनका नाम था हरमन रोरसा। इसका प्रवर्तन 1921 में किया गया था। क्या था यह परीक्षण, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला व्यक्तित्व परीक्षण है। मनोचिकित्सक सर्वाधिक इसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मनोचिकित्सक प्रयोग करते हैं, बहुत फेमस है, तो परीक्षा में भी पूछा जाता है, परीक्षा में खूब आता है कि ये किसने दिया था, कब आया था। और एक क्वेश्चन इसमें से आता है कि इसमें कितने कार्ड होते हैं, क्या होता है ये कार्ड। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसे स्विट्जरलैंड के मनोरोग चिकित्सक हरमन रोसा ने 1921 में दिया था। इसमें स्याही के 10 धब्बे वाले कार्ड होते हैं, ठीक है। जो कार्ड होते हैं उनका रंग होता है काला लाल सफेद, ठीक, काला लाल सफेद होता है। ये अलग अलग रंग के होते हैं। इन्हें देखकर व्यक्ति को दिया जाता है। बच्चे इसे देखकर उसके बारे में अपनी जो भी परिकल्पना होती है उसे व्यक्त करते हैं, और परिकल्पना जैसे ही व्यक्त हो जाती है तो जो चिकित्सक होता है, मनोचिकित्सक होता है, वह व्यक्ति के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक पक्षों को माप लेता है। इससे क्या होता है कि मानसिक रोगों का हम उपचार और निदान कर सकते हैं, और बाल निर्देशन में भी सहायता होता है, क्योंकि बालक भी एक कक्षा में अलग अलग तरीके से होते हैं, बच्चे भी अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसा कि आपने देखा ही होगा, ठीक है। अगला परीक्षण है प्रासंगिक अंतःबोध परीक्षण, ठीक है। इसको हम कहेंगे थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, टीएटी। परीक्षाओं में टीएटी के नाम से आता है ये, ठीक है, प्रासंगिक अंतःबोध परीक्षण। इस परीक्षण का निर्माण किसने किया था? इसे 1935 में सीडी मॉर्गन और एच ए मुरे ने निर्माण किया था। किसने किया था? सीडी मॉर्गन और एच ए मुरे ने। इस परीक्षण में एक निर्देश पुस्तिका होती है, मतलब मैनुअल, एक मैनुअल होता है, तो उसी में जो है चित्र बने होते हैं। स्त्री पुरुषों के 30 चित्र बने होते हैं, जिसमें से 10 चित्र पुरुषों के लिए होते हैं, 10 स्त्रियों के लिए होते हैं और 10 दोनों के लिए होते हैं। और परीक्षार्थियों को एक एक करके एक कार्ड दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि इस संबंध में आप कोई कहानी सुनाओ। वो कहानी सुनाते हैं और उन कहानियों का विश्लेषण करके मनोचिकित्सक उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में अनुमान लगा लेते हैं, ठीक है। और यह जो है ये 14 वर्ष से अधिक बालक बालिकाओं के लिए उपयोगी है। ये इंपॉर्टेंट है, जानने वाली बात है। तो टैट जो है, थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, उसका एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ इसके बारे में। इसका निर्माण 1935 में सीडी मॉर्गन और एच एस मुरे ने किया, और इसमें एक मैनुअल होता है। मैनुअल में जो है 30 चित्र होते हैं, जिसमें 10 पुरुषों के होते हैं, 10 स्त्रियों के होते हैं, 10 दोनों के लिए होते हैं। और बच्चों को एक एक कार्ड दिखाकर उनसे कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है। वो कोई भी कहानी सुनाते हैं। दरअसल जब आप इन सब चीज़ों को बच्चों को दिखाएंगे, तो कहानी बनाने के लिए कहेंगे ना, तो बच्चे इतना इतना उनके पास विवेक नहीं होता है। वो क्या करते हैं कि उनकी जो समस्या है उन्हें पात्रों के रूप में ले आएंगे, उन्हें बताएंगे कि ये पात्र ऐसा करता है, ऐसा ऐसा कर सकता है। तो आप आसानी से उनके व्यक्तित्व का पता लगाकर उनका इलाज कर सकते हैं, ठीक है। ये मनोचिकित्सक कार्य करते हैं। तो 14 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए होता है, ठीक है। अगली विधि है बाल अंतर्बोध परीक्षण। पहला था प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये 14 वर्ष के ऊपर तक के बच्चों के लिए था। और बाल अंतर्बोध परीक्षण क्या होगा? ये छोटे बच्चों के लिए होगा, ठीक है। इस परीक्षण का निर्माण 1948 में लियोपोल्ड बैलेक ने किया था, ठीक है। यह 3 से 10 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए होता है। उसका नाम टैट था, इसका नाम कैट है, चिल्ड्रेन अपरसेप्शन टेस्ट। परीक्षाओं में कैट नाम से पूछा जाता है। किसने दिया था इसको? लियोपोल्ड बैलेक ने दिया था, ठीक है। इसके माध्यम से बच्चों के परिवार, साफ सफाई, प्रशिक्षण आदि संबंधित समस्याओं और इससे जो जुड़ी आदतें हैं उनका पता लगाते हैं, ठीक है। भारत में इसका संशोधन 1960 में एक हमारी मनोवैज्ञानिक थी जिनका नाम था उमा चौधरी, सबसे पहले उन्होंने किया था, ठीक है। और बाद में आगे चल के लियोपोल्ड बैलेक ने ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए सैट, ठीक है, सीनियर अपरसेप्शन टेस्ट का निर्माण कर दिया था। तो इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है साथियों। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगली हमारी विधि है वाक्य या कहानी पूर्ति। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सेंटेंस और स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट। इस विधि को जो ढूंढा था उनका नाम था पाइने और टेलेंटर, ठीक है। पाइने और टेंटलर,
स्पाइनी और टेंटलर 1930 में इसे ढूंढा गया था। इसमें कुछ अधूरे वाक्य पूरे करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वाक्य की कहानी पूर्ति भी है। और जैसे ही बच्चे उसे लेते हैं, उसको भरना प्रारंभ करते हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक उन सब बातों को एनालिसिस करके उनका इलाज करता है। ठीक है। एक और इसमें बात इंटरेस्टिंग है, आप इसको समझ सकते हैं। भारत में भी इसका प्रयोग किया गया है। भारत में विश्वनाथ मुखर्जी थे, इसका विकास किया। इन्होंने 40 अधूरे वाक्य दिए, मतलब 40 तो अधूरे वाक्य दिया, और इसी तरह का एक परीक्षण वाक्य और कहानी पूर्ति दिया, जिससे बच्चों का इलाज किया जा सके। ठीक है। कैसा इलाज? वो मैं उपचार की बात कर रहा हूँ, शैक्षिक उपचार, अगर उन्हें कोई डिसऑर्डर है, मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर है तब। ठीक है। अगली विधि है खेल व नाटक विधि। ठीक है। खेल व नाटक विधि क्या है? इस विधि के प्रवर्तक मोरेनो थे। हाँ, इस बच्चों को, इसमें क्या किया जाता है, बच्चों को पहले से कोई नियोजित खेल खिलाया जाता है, जिसमें बच्चे फ्रीली स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेते हैं, और उन्हें कहा जाता है कि आप कोई भी पात्रों की भूमिका कर सकते हैं। जो नाटकों में जिस पात्र की भूमिका जो बच्चा करेगा, उससे उसके व्यक्तित्व का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये आपकी हुई प्रेक्षण विधियां। ठीक है। तो प्रेक्षण विधियां खत्म नहीं हुई हैं, प्रेक्षण विधियां और हैं। आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए, मैं और कुछ विधियों का नाम यहाँ पे ले लेता हूँ, जो यहाँ पर मेंशन इस डायग्राम में मेंशन नहीं है। वो है आपका मोजाइक टेस्ट। ठीक है। इसका प्रतिपादन मार्गरेट लेविनफील्ड ने किया था। एक और है शाब्दिक पूर्ति परीक्षण, वर्बल कंप्लीशन टेस्ट। फिर एक और है ड्रॉ अ मैन है। फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, WAT। तो आपने टैट पढ़ा, कैट पढ़ा, सैट पढ़ा, एक वैट पढ़ लीजिए। ठीक है। वो इसमें क्या होता है, ये 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में फ्रायड ने इसका प्रतिपादन किया था। किसका? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का। ठीक है। बाद में 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में उनके फ्रायड के जो शिष्य थे, कार्ल जूंग, इन्होंने एक 100 चित्र वाला ऐसा ही एक बनाया, जिससे कि बच्चों का व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा सके। ठीक है। और एक और विधि है ले टेक्निक। उसके बाद एक और विधि है चित्र साहचर्य परीक्षण। फिर और विधियां एक और है अभिनय प्रदर्शन परीक्षण। ठीक है। तो ये सब विधियां जो है, ये व्यक्तित्व मापन की विधियां थी। मैं आशा करता हूं कि आपको कक्षा अच्छी लगी होगी, और आप कुछ समझ पाए होंगे, और आपके कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड कुछ बन पाए होंगे। थैंक यू सो मच।